नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पुस्तक क्षितिज के अध्याय 4 जयशंकर प्रसाद जी की कविता आत्मकथ्य का अध्ययन करेंगे। चलिए उससे पहले हम जानते हैं प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही रहकर संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास हैं। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह है। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। चलिए अब हम जानते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय से हमें पता चलता है कि कवि अपनी कविता में क्या संदेश देना चाहता है, कवि का क्या उद्देश्य है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क में पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी शैली में लिखी गई है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभाव को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर और नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। ललित का अर्थ होता है कोमल। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करें। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी, यानी कवि का जीवन सामान्य है। ये बात कवि जयशंकर प्रसाद जी ने स्वीकार की है। वे कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ जिसका वर्णन मैं अपनी आत्मकथा में करूं। चलिए अब हम करते हैं आत्मकथ्य कविता की व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप का अर्थ है भंवरा। यहाँ कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है। तो कवि यहाँ क्या कह रहा है? मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी है अपनी, कि मेरा मन रूपी भंवरा है जो गुनगुना कर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है। यानी मेरा मन रूपी भंवरा यह नहीं समझा पा रहा है कि वह अपनी जीवन की कौन सी कहानी कहे। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कि मेरे समीप, घनी का अर्थ है बहुत सारी, कि मेरे समीप बहुत सारी पत्तियां मुरझा कर गिर रही है। ये पत्तियां जीवन की नश्वरता का प्रतीक है और ठीक इसी तरह से मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन समाप्त हो जाता है। यानी जिस तरह से पत्तियां मुरझा जाती है उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाता है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। यहाँ अनंत नीलिमा का अर्थ है नीला आकाश। आकाश को अनंत कहा गया है क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं है। व्यंग्य मलिन का अर्थ है खराब ढंग से निंदा करना। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है? इस गंभीर अनंत नीलिमा में
कवि के अनुसार इस नीले आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, असंख्य जीवन इतिहास, कि उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, यानी अपने जीवन की आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा यानी अपनी कथा, कि बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन की कथा लिखी है। जीवन की कथा यानी अब आत्मकथा, यानी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं और उनकी आत्मकथा को पढ़कर यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास, यानी जिसे पढ़ करके कवि को लगता है जैसे मानो स्वयं ही आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाते हैं। यानी जब खुद का मजाक उड़ाने से ऐसे है कि जो भी उनकी आत्मकथा पढ़ेंगे तो वो लोग क्या है, उनका उपहास करेंगे, उनकी हंसी उड़ाएंगे, उनकी निंदा करेंगे। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि यहाँ कहता है कि आत्मकथा लिखने से स्वयं का ही मजाक उड़ाया जाता है, खुद का ही मजाक उड़ता है, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। और इसी कारणवश कवि अपने मित्रों से यह प्रश्न करने के लिए बाध्य हो जाता है कि क्या तुम भी यही चाहते हो, यानी तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, कि तुम भी फिर भी यही चाहते हो कि मेरा मजाक उड़ाया जाए और मैं अपने जीवन की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागरती। यहाँ कवि कहता है कि मैं जब अपनी आत्मकथा लिख दूंगा तो मेरे जीवन की खाली गगरी को देखकर तुम मेरा मजाक उड़ाओगे, यानी तुम्हें उस आत्मकथा को सुनकर सुख प्राप्त होगा और तुम देखोगे कि इसके जीवन में तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, इसके जीवन में तो अभाव ही अभाव है। आगे कवि कहता है किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यहाँ कवि जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने के लिए आग्रह किया था, कवि उनसे कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो, किंतु कहीं ऐसा न हो तुम ही खाली करने वाले, कि तुम खुद को ही मेरे दुखों का कारण समझ बैठो, यानी तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में जो खालीपन है, मेरे जीवन में जो अभाव है, मेरे जीवन में जो दुख और कष्ट हैं वो तुम्हारे ही कारण है। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यानी तुम तो मेरी आत्मकथा का रस लेना चाहते हो, आनंद लेना चाहते हो और उस आत्मकथा को पढ़कर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम ही मेरी जीवन रूपी गागरी को खाली करने वाले हो। आगे कवि कहता है यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या परवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। विडंबना का अर्थ है दुख और परवंचना का अर्थ है धोखा। तो सरलते का अर्थ है कवि की सरलता। कवि का यहाँ तात्पर्य है कि उनका स्वभाव जो है वह बहुत ही सरल है और इस स्वभाव के कारण कि यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि यह मेरे लिए दुख की बात है कि हे मेरे मन की सरलता मैं तेरी हंसी उड़ाऊं, भूले अपनी या परवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, क्योंकि मेरी मन की सरलता के कारण ही मुझसे कई भूलें भी हुई है और इसी मन की सरलता के कारण कई लोगों ने मुझे धोखा भी दिया है, जिनके कारण मुझे बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े हैं। परंतु इसके बावजूद भी कवि जो है वो अपने स्वभाव पे कोई मलाल नहीं करता है और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहता। किसका? अपनी सरलता का। और ना ही वह अपनी भूल बताना चाहता है और ना ही अपने छल कपट गिनाना चाहता है, क्योंकि अगर कवि ऐसा करता है यानी अपनी भूलें बताए और छल कपट के बारे में बताए तो उससे कवि की सरलता का ही मजाक उड़ाना होगा, क्योंकि ये सब कवि की सरलता के कारण ही हुआ है, क्योंकि उसने अपनी सरलता के कारण लोगों पर विश्वास किया और लोगों पर विश्वास किया तो उसने धोखा दिया। क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा तो लोग यही कहेंगे कि देखो इसने तो इतनी भी बात समझ में नहीं आई, इसने दूसरों पर विश्वास कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से लोग क्या है बातें बनाएंगे।
आगे कवि कहता है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। उज्ज्वल गाथा का अर्थ है अपने जीवन की सुंदर कथा, प्रेम की कथा। कवि यहाँ कहता है कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कि मैं अपने मधुर चांदनी में अपनी प्रेमिका के साथ की हुई बातें, उसके साथ बिताए हुए हसीन लम्हों को मैं कैसे किसी के सामने बखान कर दूं। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, यानी कि उनकी प्रेमिका के साथ हंस हंस कर बात करना, ये सारे अनुभव उनके निजी थे। वो ये अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लोगों को सुनाए, ये तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका ही हक है। यानी वे उस कथा को, उस उज्जवल जीवन की कथा को, उन मधुर यादों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। मुस्कुरा का अर्थ है मुस्कुरा कर, आलिंगन का अर्थ है बाहों में। कवि यहाँ कह रहा है, कवि के अनुसार, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जा गया, कि जीवन भर उन्होंने जिन सुखों की कल्पना की थी, जिन सुखों के उन्होंने सपने देखे थे, कभी कभी जिन सपनों को देखकर जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख उन्हें नहीं मिला। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब उनकी प्रेमिका है वह मुस्कुराकर भाग गई। यानी उनके सुख हैं वो उनके पास तो आते थे, लेकिन जब उन सुखों को वो व्यतीत करना चाहते थे तो वो सुख उनके पास से चले जाते थे। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अरुण कपोल का अर्थ है लाल गाल और अनुरागिनी उषा का अर्थ है प्रेम भरी भोर। निज सुहाग का अर्थ है कवि की प्रेमिका से। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कि उसकी प्रेमिका है वो बहुत ही सुंदर थी और वो अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के गाल लाल लाल और बहुत ही सुंदर थे। उसकी मतवाली सुंदर छाया में, यानी उसकी सुंदर छाया में का यहाँ अर्थ है कि उनकी प्रेमिका है वो बहुत ही सुंदर थी। उसके गालों की सुंदरता को देखकर ऐसा लगता था जैसे अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, कि उषा की प्रेम भरी जो भोर है वो मेरी ही प्रेमिका से निज सुहाग से, यानी मेरी प्रेमिका से अपनी लालिमा उधार लेती थी। और प्रेमिका की सुंदरता है वो उषा की लालिमा से ज़्यादा बताई है। आगे कवि कहता है, उसकी स्मृति पाथेय बनी थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। स्मृति पाथेय का अर्थ है स्मृति रूपी संबल। पंथा का अर्थ है राह, कंथा का अर्थ है गुदड़ी, कि उसकी स्मृति पाथेय बनी थके पथिक की पंथा की। कवि कहता है कि उनकी प्रेमिका के साथ बीते हंसी के पल को याद करके वे आज कवि इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके जीवन का एकमात्र सहारा यही यादें हैं। यानी जिस प्रकार एक पथिक का सहारा उसके रास्ते में ले जाई गई जो सामग्री उसको चाहिए होती है वो उसका संबल होती है, उसी प्रकार से मेरा जो जीवन रूपी यात्रा है उसका सहारा मेरी प्रेमिका की यादें हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कि तुम मेरी उन यादों को देखना चाहते हो। इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो। यानी सीवन का अर्थ है मैं जिन दुखों को, जिन कष्टों को मैं भूल चुका हूँ वो फिर से आप मेरे उन कष्टों, उन दुखों को याद कराना चाहते हो और उन कष्टों को याद करके मुझे दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा।
छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं। कवि यहाँ कहता है कि यहाँ से कवि की महानता का भी पता चलता है। कवि यहाँ कहता है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, कि उनका जीवन जो है वो बहुत ही सरल और सादगी से भरा हुआ है और वे स्वयं को तुच्छ मनुष्य मानते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि मेरा जीवन तो छोटा सा है, उस छोटे से जीवन में मैं खुद के बारे में बड़ी बड़ी यश गाथाएं कैसे लिख दूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं, कि मेरे जीवन में तो कुछ खास है ही नहीं, तो इसीलिए अच्छा है कि मैं चुप रहूं और दूसरों की जो आत्मकथाएं हैं उनको सुनूं। यानी दूसरों ने जो गाथाएं लिखी हैं अपनी, उनको सुनूं और मैं खुद मौन रहूं, क्योंकि मेरे जीवन में तो कुछ बड़ा हुआ ही नहीं है। आगे कवि कहता है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा को सुनकर क्या भला करोगे, यानी उसमें तुम्हारे काम के लायक कुछ भी नहीं मिलेगा, और मैंने ऐसा कुछ महानता का कार्य भी नहीं किया है जिनका वर्णन मैं अपनी आत्मकथा में करूं। अभी समय भी नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, और अभी मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं। व्यथा का अर्थ है दुख, यानी मेरे जीवन के सारे दुख हैं वो शांत हैं और मुझे में अब उन्हें लिखने की इच्छा भी नहीं है, यानी अभी उस आत्मकथा को लिखने का समय भी नहीं आया है। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी तरह समझ में आ गए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।